हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी क्लासेस की उसमें एनिमल किंगडम को हमने क्या किया है, कम्प्लीटली स्टडी किया है। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लाइव क्लासेस। अब हम लाइव क्लासेस में अपने चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि तुम देख रहे हो, नीट स्कोर 360 आउट ऑफ 360। अगर 360 में 360 स्कोर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पूरा नीट का सिलेबस प्रिपेयर होना चाहिए। तो आज यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेसिकली एजर्शन रीजन वाले होंगे, स्टेटमेंट वाले होंगे, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जहाँ पर हमारे आंसर्स वगैरह जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, पूरे के पूरे बायोलॉजी की एक डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। इंटेस्टिशियल सेल सेक्रेट हॉर्मोन्स कॉल्ड एज। पूछ रहा है कि जो हमारे इंटेस्टिशियल सेल होते हैं वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो पहली बात तो ये चैप्टर कौन सा है हमें आइडेंटिफाई करना है, ये है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तुमको पता है ये बात एक्चुअली जो हो रही है ये ह्यूमन के टेस्टिस के बारे में हो रही है। मेल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस में अपने पाए जाते हैं दो टाइप के सेल, एक होते हैं इंटेस्टिशियल सेल, और ये जो इंटेस्टिशियल सेल होते हैं इन्हीं का दूसरा नाम होता है बेटा लिडिक सेल। और ये जो लिडिक सेल्स होते हैं ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं, तो बेटा यहाँ पे यही तुमसे पूछा गया है। तो ये जो अपने लिडिक सेल्स होते हैं ये मेल हार्मोन सेक्रीट करते हैं। मेल हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। लेकिन अगर हम कंप्लीटली मेल हार्मोन की बात करें तो वो होते हैं अपने एंड्रोजन। एंड्रोजन्स में अगर पूछा जाए कौन सा हार्मोन सेक्रीट कर रहा है तो बेटा मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, उसको ये सेक्रीट करता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक तो अपने ये लिडिक सेल्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं, एक हो गए अपने लिडिक सेल, और दूसरे टाइप के जो सेल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं अपने कौन से, वो होते हैं अपने बेटा सर्टोली सेल। और ये जो सर्टोली सेल होते हैं ये क्या करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजोआ को। तो सर्टोली सेल का दूसरा नाम होता है नर्स सेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोजन। यानी अपने जो इंटेस्टिशियल सेल या लिडिक सेल है वो एंड्रोजन रिलीज कर रहे हैं। और ये जो सेल है इन पे कौन सा हार्मोन एक्ट करता है तब ये रिलीज करते हैं, तो बेटा इन पे आता है LH हार्मोन। LH हार्मोन कहाँ से आया, तो ये अपना निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकला, इसने क्या किया, इंटेस्टिशियल सेल पे एक्ट किया और उस सेल पे जाकर के रिलीज करवाया एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन, जो आगे जाकर के अलोंग विद द सर्टोली सेल क्या करेगा, ये जाएगा किसके पास, सर्टोली सेल के पास में, और ये करवाएगा क्या, ये करवाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन हो गया और इससे रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चंस और पूछे जा सकते थे वो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, कहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। हमने अभी डिस्कस किया सर्टोली सेल के बारे में। तो जो ये सर्टोली सेल होते हैं ना ये इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है एक टेस्टिस के अंदर। यानी अगर हम एक टेस्टिस में देखें, एक टेस्टिस में बेटा हमारे पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ये जो 250 कंपार्टमेंट हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं बेटा, इन 250 कंपार्टमेंट में हर एक कंपार्टमेंट में एक से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो ये अपने 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो अगर ये देखा जाए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो इसके अंदर हमको पिरामिड की तरह सर्टोली सेल देखने को मिलेंगे, और इन सर्टोली सेल्स के बीच में हमको यहाँ पे बेटा स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिलते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं यही आगे चल के स्पर्म बनाते हैं। तो हम स्पर्मेटोगोनिया को ही क्या बोलेंगे, हमारे जो ये होते हैं ना स्पर्मेटोगोनिया, इन्हीं को बोला जाता है कि ये स्पर्म की मदर है। यानी कि क्या हुई, स्पर्म मदर सेल। तो ये ऑरेंज वाले अपने क्या हुए, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये अपने हो गए स्पर्मेटोगोनिया, और ये अपने क्या हो गए, ये हो गए अपने नर्स सेल जिनकी बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये है अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि ST। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ST इसका आंसर हो जाएगा। यानी स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, स्पर्म प्रोडक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वासा एफ्रेंशिया किन के बीच में पाया जाता है, किन के बीच में देखने को मिलता है। तो तुमको पता होना चाहिए यहाँ पर एक पॉइंट,
क्या पाथवे ऑफ स्पर्म क्या होता है, ठीक है, पाथवे ऑफ स्पर्म क्या होता है। अगर तुमको ये पता है कि स्पर्म का पाथवे क्या है, स्पर्म कहाँ से बनता है और कहाँ से ट्रैवल करता है, तो सबसे पहले बेटा जो स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो जाता है रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से वो जाता है वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया के बाद वो पहुँचता है एपिडिडाइमिस में। क्या हुआ बताती हूँ, देखो सबसे पहले कहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, तो अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रोडक्शन हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रोडक्शन के बाद वो आगे गया, किस में गया, ये अपना गया बेटा रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से ये आगे पहुंचा कहाँ पर, रेटे टेस्टिस से ये पहुंचा वासा इफ्रेंशिया में, ये जो वासा इफ्रेंशिया है ना VE वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया में पहुंचा, वासा इफ्रेंशिया से ये कहाँ पे पहुंच गया, ये पहुंच गया एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में क्या हो गया, एपिडिडाइमिस में इसका मेच्योरेशन हुआ, इसके बाद ये गया वास डेफरेंस में, ठीक है, और इसके बाद ये लूप हुआ, लूप होने के बाद में ब्लैडर के ऊपर गया, एब्डोमेन में एंटर किया, यूरिनरी ब्लैडर में लूप हुआ, फिर नीचे पहुंचा और वहाँ पर जा करके 3 एसेसरी ग्लैंड्स यहाँ पे खुल गए, जिसमें से एक का नाम था प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरे का नाम था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और तीसरे का नाम था सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, रेटे टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना, एक्सटर्नल ओपनिंग जो पेनिस की होती है उसको हम क्या बोलते हैं। देखो कुछ इस तरह से पेनिस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह से बेटा हमको पेनिस देखने को मिलती है, ठीक है, इस तरह से पेनिस का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बोला गया जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, ये किसकी बात कर रहा है, ये इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। ये मत सोचना कि मैम यहाँ पे ऑल ऑफ दीज दिया है तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, यूरेथ्रल मिएटस होगा। इसके ऊपर एक स्किन होती है, इस स्किन को क्या बोलते हैं, इस स्किन को बोला जाता है बेटा प्रिप्यूस, ठीक है, जो कवर करती है पेनिस को, इसको बोलते हैं प्रिप्यूस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनलार्ज्ड एंड पेनिस का क्या होता है, इनलार्ज एंड क्या होता है पेनिस का, जो हमने अभी अभी देखा था, क्या देखा था हमने इस तरह से एक पेनिस का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, इस तरह से कुछ एक पेनिस का स्ट्रक्चर था। तो जो इसमें इनलार्ज्ड एंड है, यानी कि ये वाला एंड जो है पेनिस का, इसको हम क्या बोलते हैं, तो बेटा ये क्या होता है, ये अपना होता है ग्लांस पेनिस, ठीक है, ये अपना क्या हो जाता है, ग्लांस पेनिस, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डक्ट विच कैरीज स्पर्म, जो डक्ट स्पर्म कैरी करती है टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में, उसको क्या बोलते हैं, जो डक्ट कैरी कर रही है स्पर्म को टेस्टिस से लेके एपिडिडाइमिस, समझ रहे हो, टेस्टिस से लेके एपिडिडाइमिस तक पहुंचाने वाली डक्ट को हम क्या बोलेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है ना, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा वासा डेफरेंस होगा कि वासा इफ्रेंशिया होगा, वासा इफ्रेंशिया होगा। अभी अभी हमने देखा था ना पाथवे ऑफ स्पर्म में। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बहुत ही सिंपल है बेटा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या होते हैं, ये हमारे पेयर्ड होंगे कि अनपेयर्ड, पहला सवाल यहाँ से आता है, तो बेटा ये क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। और ये करते क्या हैं, तो ये पेनिस का लुब्रिकेशन करते हैं, जैसे कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे जो पेनिस है, जब मेल अपनी पेनिस को फीमेल की वेजाइना में डालता है तो उस टाइम पे जो लुब्रिकेशन का काम करता है वो कौन करता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करता है। ये सिचुएटेड कहाँ होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे सिचुएटेड होता है। सबसे ऊपर ग्लैंड सिचुएटेड जो होगा वो होगा सेमाइनल वेसाइकल, उसके नीचे सिचुएटेड होता है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सिचुएटेड रहता है, ठीक है। तो ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस का काम कौन करता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अभी अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर तुमको दे रही थी कि ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, बहुत आसान है। अभी मैंने क्या बोला था कि सबसे ऊपर, जैसे मान लो कि ये दोनों तरफ से एक एक वास डिफरेंस आ रही है, तो सबसे ऊपर में यहाँ पर जो ग्लैंड ओपन होता है वो होता है बेटा पेयर्ड है, और ये है अपना सेमाइनल वेसाइकल, पहला ग्लैंड हो गया। फिर उसके बाद ये डक्ट आगे ट्रेवल करी और ये दोनों आकर के आपस में जुड़ गई। फिर ये जब जुड़ जाती हैं तो यहाँ पर बेटा खुलता है दूसरा ग्लैंड, ठीक है, जो एक्चुअली में अनपेयर्ड होता है। इसका नाम क्या होता है, ये है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है, ये होता है अपना सेमाइनल वेसाइकल। और इसके भी नीचे जब ये दोनों मिक्स हो गई एक साथ में तो ये बाहर जाएंगी ना दोनों ओपनिंग से, तो ये जाके कहाँ खुलेंगी, ये जाकर के पेनिस में खुलेगी। पेनिस अगर बनाए यहाँ पर तो कैसा दिखेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से
पेनिस का स्ट्रक्चर दिखेगा, तो पेनिस में जा करके खुलेगी, तो नीचे की तरफ जो ग्लैंड सिचुएटेड होता है, सबसे नीचे की तरफ, वो होता है यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तुमसे पूछ किसका रहा है? तुमसे पूछ रहा है तुमसे किसका पूछ रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड का। अब देखो इसमें हम पेयरिंग देख लेते हैं। तो बेटा ये हमारे 1 पेयर होते हैं, पेयर का मतलब 2, ये अपने 1 पेयर होते हैं, पेयर का मतलब 2, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं? ये अपने अनपेयर्ड होते हैं। गॉट माई पॉइंट? ये अपने अनपेयर्ड होते हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का पूछ रहा है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है किसके नीचे? सेमाइनल वेसाइकल के नीचे। तो ये क्या होगा? बिलो सेमाइनल वेसाइकल, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रीशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड, यानी कि जो ये ग्लैंड है, जो 3 ग्लैंड हमने अभी भी पढ़े ना, ये तीनों ग्लैंड जो सेक्रीशन करते हैं, वो उस सेक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उस सेक्रीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस सेक्रीशन को बोला जाता है सीमन, ठीक है, सीमन बोलते हैं। अगर उसमें स्पर्म है, अगर उसमें स्पर्म नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। अब ये सवाल जो पूछ रहा है, तो ये तुमसे सेमाइनल प्लाज्मा डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, ये तुमको सवाल घुमा करके पूछ रहा है कि मेल एसेसरी ग्लैंड का जो सेक्रीशन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। मेल एसेसरी ग्लैंड है मतलब इसमें स्पर्म होगा क्या? इसमें स्पर्म नहीं होगा, स्पर्म आएगा टेस्टिस के सेक्रीशन से, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्या देखने को मिलेगा? फ्रक्टोज देखने को मिलेगा, कैल्शियम देखने को मिलेगा और कुछ एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी सेमाइनल वेसाइकल में, सेमाइनल प्लाज्मा में अगर हम स्पर्म भी कंबाइन कर दें, तब हम इस सेक्रीशन को ओवरऑल क्या बोलेंगे बेटा? तब हम इस ओवरऑल सेक्रीशन को बोलेंगे कि ये हो गया सीमन। यानी सीमन कब बोला जाता है? जब स्पर्म होते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा कब बोला जाता है? जब स्पर्म नहीं होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? बेटा हमें यहाँ पे करेक्ट पाथ स्पर्म का देखना है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से शुरू होता है। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही वो जगह है जहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिले थे हमें और सर्टोली सेल देखने को मिले थे। तो यहाँ पर हुई थी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म को आना होता है बॉडी से बाहर, तो उसके लिए वो कौन कौन से रास्ते से होकर गुजरता है? तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन लेस दैन 1 मिनट में कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो रेटे टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, यहाँ पर सबसे पहले तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एपिडाइमिस तो गलत है, क्योंकि एपिडाइमिस तो बाद में आता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो सबसे पहले जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुलते हैं ना, तो वो रेटे टेस्टिस में खुलते हैं, वासा फ्रेंशिया में बाद में खुलते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। रेटे टेस्टिस के बाद वासा फ्रेंशिया आती है, वासा फ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस और फिर आता है वास डिफरेंस। जिसको ना याद हो याद कर लो इसको फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलो लिडिक सेल का फंक्शन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है कि ये लिडिक सेल वही अपने इंटरस्टिशियल सेल हैं जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की सिंथेसिस करते हैं। यानी मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो लिडिक सेल बना रहे होते हैं। ह्यूमंस में टेस्टिस स्क्रोटल सैक में क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे असर्शन रीजन में भी बन सकता है। तो जो टेस्टिस ह्यूमंस में होते हैं वो अब्डोमिनल कैविटी में ना होकर के स्क्रोटल सैक में क्यों हैंग करते रहते हैं? ताकि क्योंकि वहाँ पर होता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन अगर बॉडी के टेम्परेचर पे करें तो नहीं होगा। जो स्क्रोटल सैक है ये बॉडी के बाहर है, बॉडी के बाहर रहने की वजह से इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है। तो 2 से 3 डिग्री अगर बॉडी से टेम्परेचर कम है तो बाहर स्पर्मेटोजेनेसिस आसानी से हो जाती है। मान लो अगर किसी में भी ऐसा हो कि जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन से नीचे आए ही ना, तो उस कंडीशन को बेटा बोलते हैं क्रिप्टोर्किटिज्म, ठीक है। क्रिप्टोर्किटिज्म ये क्या होता है? जब टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाती हैं एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में। तुमको ये बात अच्छे से पता होगी क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, जब वो माँ के पेट में होता है, और अगर वो मेल है तो उसकी टेस्टिस उस टाइम पे स्क्रोटम में नहीं होती हैं, उसकी टेस्टिस उस टाइम पे उसके पेट में ही होती हैं। लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, मम्मी के पेट के बाहर आ गया, तो अब वो टेस्टिस क्या है ना, वो धीरे धीरे 2 से 3 महीने के अंदर उसके स्क्रोटम में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कंडीशन होती है
क्रिप्टोर्किडिज्म, तो क्या मैम इस कंडीशन में वो स्पर्म प्रोड्यूस कर पाएगा? तो वो नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन बच्चे की हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? स्टेरिलिटी हो जाएगी। वो बच्चा अपने जीवन में कभी भी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और अगर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो वो स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना ज़रूरी है टेस्टिस का डिसेंट होना एब्डोमेन से। अब हम आते हैं स्टेटमेंट वाला एक सवाल है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मैमल्स में एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस करें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को। बिल्कुल सही बात है, हर सारे मैमल्स में होती है। ये क्वेश्चन बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। सारे मैमल्स में एक एबिलिटी होती है कि वो अपना, अगर हम पानी कम भी पीते हैं तो भी हम मर तो नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा है कि हम अपनी बॉडी में पानी को बचा के रख सकते हैं, हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेफ्रॉन्स जिसमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, ये जो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है ना, ये मतलब किसकी बात कर रहा है? ये बात कौन से वाले नेफ्रॉन की कर रहा है? तो बेटा ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इसकी बात कर रहा है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की। और ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब आसान लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। अपने पास दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक अपने होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो तब काम करते हैं जब हमको यूरिन डाइल्यूट पास करनी होती है, यानी हम बहुत पानी पी रहे हैं, हमारे शरीर में पानी की कोई कमी नहीं है, तो कौन काम करेगा? कॉर्टिकल। लेकिन अगर हम पानी कम पी रहे हैं और हमें पानी ज़्यादा ज़रूरत है शरीर में, तो हमें पानी को बाहर जाने से रोकना है, यूरिन से पानी बाहर चला जाएगा, तब हमारे बॉडी में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स काम करते हैं, वो जिनमें लूप ऑफ हेनले लंबा होता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए ना अपन के। हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है किस वजह से? क्योंकि हमारे पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले हैं। तो यहाँ पे अपने दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, तो अपना आंसर हो जाता है 1। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलो। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं कॉकरोचेस में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो अपने कॉकरोचेस होते हैं उनमें मैल्फिजियन ट्यूब्यूल जो है उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हम अपन लोग के पास क्या है? किडनी है, हम लोग किडनी से एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन कॉकरोच के पास किडनी जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कॉकरोच एक मैमल नहीं है। कॉकरोच क्या है? ऑर्थोपोडा में आता है। तो इसके पास मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनसे ये एक्सक्रीशन का काम करता है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, इस वर्ड का ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हमेशा याद रखना, मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? ऑस्मोलैरिटी, लैरिटी RITY, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसको मेंटेन करने से क्या होता है? बॉडी में जो हमारे सॉल्ट हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन वाटर के कंपैरिजन में बराबर किया जाता है। मान लो कभी ऐसा हो कि तुम्हारे शरीर में नमक जो है वो सारा बाहर चला जाए, तो बॉडी में क्या होगा? लो BP की प्रॉब्लम होगी। जब किसी को लो BP की प्रॉब्लम होती तो हम उसे नमक खिलाते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या है? ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। ऐसा तो नहीं ना कि मुझे भी चलते फिरते BP हो गया, तुम्हें भी हो गया। BP के मरीज होते हैं, यानी कि नॉर्मली तो हमारे बॉडी में ब्लड में, हमारे बॉडी में सॉल्ट और वाटर को हम मेंटेन करके चल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ तो ऐसा होगा जो बॉडी में बैलेंस चेक कर रहा है सॉल्ट और वाटर का, तो वो किडनी है। लेकिन इनके में कौन है? वही जो एक्सक्रीशन करता है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। तो मतलब मैल्फिजियन ट्यूब्यूल यहाँ पे रिमूवल का भी काम करता है और ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इन दोनों में क्या होगा? क्या ये वाई एक्सप्लेन कर रहा है बेटा? क्या ये वाई एक्सप्लेन कर रहा है? ठीक, क्या असर्शन रीजन को बता रहा है कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं कॉकरोच में, क्योंकि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं और ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे। असर्शन और रीजन दोनों सही है और असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर किडनी में 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, हमको भी पता है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? ट्यूब की तरह है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टेरियोल। बोमेन कैप्सूल नाम तो सुना होगा। इस तरह से बोमेन कैप्सूल होता है जो आगे जाकर के PCT बनाता है, फिर DCT बनाता है, लूप ऑफ हेनले बनाता है। तो ये जो बोमेन कैप्सूल है इसमें ब्लड लेके कौन आ रहा होता है बेटा? तो वो आता है एफरेंट आर्टेरियोल। ये जाकर के यहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, इस तरह से कैपिलरी में डिवाइड हो गया, और फिर ये कैपिलरी आपस में जुड़ी और इन्होंने क्या बना लिया? इफरेंट आर्टेरियोल बना लिया। ठीक है, तो ऊपर वाला लाने वाला कौन है?
ये हो गया अपना एफरेंट आर्टेरियोल, लेके जाने वाला कौन है, ये हो गया अपना इफरेंट आर्टेरियोल। अब बताओ किसका डायमीटर कम हुआ, किसका डायमीटर कम हुआ, किसका डायमीटर ज़्यादा हुआ। तो बेटा एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर होता है, चौड़ाई होती है, वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इफरेंट आर्टेरियोल की बात करें तो यहाँ पर हमको जो डायमीटर है वो कम देखने को मिलता है, डायमीटर छोटा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमने डिफरेंस भी सीख लिया क्वेश्चन करते करते, और ये अपना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम दूसरे पे आए, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टेरियोल, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों करेक्ट हो गए, लेकिन क्या इसका ये रीजन है, मतलब हमारे किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, क्योंकि ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है एफरेंट से और उसको लेके जाता है इफरेंट। क्या मैं तुम्हें सही लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ? इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, इसके वाई का आंसर हमको रीजन नहीं दे रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, रीनल कैलकुलाई जो होता है, रीनल कैलकुलाई मतलब जो स्टोन होती है, पथरी हो जाती है, वो इनसॉल्युबल मास की होती है, मतलब उस मास की बनी होती है जो घुलता नहीं है। किसका है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट का। क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मतलब जो क्रिस्टल की तरह नमक होता है। कौन कौन सा बॉडी में ऑक्जेलेट प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम के, ठीक है, जो विद इन द किडनी बनते हैं। अच्छा, ये बनते क्यों हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि बॉडी में क्या होते हैं, पानी की कमी हो जाती है। जैसे तुम कम पानी पीते हो तो बॉडी में क्या है, उस गंदगी को डिसॉल्व करने के लिए इनफ पानी नहीं होता। तो जब इनफ पानी नहीं होता है तो बॉडी में स्टोन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन रीनल कैलकुलाई क्या एक रिस्पायरेटरी डिसीज है? नहीं बेटा, ये रिस्पायरेटरी तो नहीं होती। कौन सी डिसीज होती है ये होती है अपन लोगों की एक्सक्रीटरी डिसीज। ठीक है, तो रीजन तो अपना बिल्कुल ही गलत हो गया। तो बिना कुछ देखे हमको यहाँ पर आंसर क्या मार्क करना पड़ेगा, सी, कि असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है। हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन। बिल्कुल सही है। मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है कि वॉइडिंग ऑफ यूरिन या फिर रिलीज ऑफ यूरिन, है ना। और इसका जो न्यूरल मैकेनिज्म है, न्यूरल का मतलब बॉडी में जो इसको कंट्रोल करता है, वो कौन कंट्रोल करता है, अपना नर्वस सिस्टम, तो न्यूरल मैकेनिज्म है। और इसको बोला जाता है मिक्चुरेशन के लिए रिफ्लेक्स। तुमको पता होगा जब तुमको सुसु आता है तो तुम क्या करते हो, तुम्हारा दिमाग उसको बताता है कि अब वॉशरूम जाने का टाइम हो गया है। तो मतलब ये क्या हुआ, न्यूरल मैकेनिज्म हुआ, न्यूरल रेगुलेशन हुआ। और ये किससे हुआ, मिक्चुरेशन के रिफ्लेक्स से हुआ। ठीक, अब मान लो तुम मैम की क्लास कर रहे हो, स्मिता मैम की क्लास में बैठे हो, अभी यह कि मैम क्लास हो जाए उसके बाद जाऊँगा। ठीक है, तो क्लास के बाद जाऊँगा तो रोके बैठे हो, तो ब्रेन को बता रहे हो ना, है ना। तो ऐसा तो नहीं अपना ब्लैडर पकड़ के बैठे हो। ठीक है, चलो अगर कोई बैठा हो ना तो निकल के आ जाए। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूराइनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इसको हम बोलते हैं, ये कॉज करता है क्या, यूरिनेशन। बिल्कुल सही बात है। देखो जैसे कि मान लो ये तुम्हारा ब्लैडर हुआ, ठीक है, ये ब्लैडर की ओपनिंग हुई। अब ब्लैडर में बेटा 2 टाइप के स्फिंक्टर्स होते हैं, एक स्फिंक्टर ऊपर होता है, एक स्फिंक्टर नीचे होता है। जो ऊपर वाला स्फिंक्टर है वो बॉडी में ज़्यादा अंदर साइड है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, ये होता है इंटरनल स्फिंक्टर। ठीक है, ये अंदर का है। और ये क्या होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो जो अपना इंटरनल स्फिंक्टर होता है ना, ये बेटा इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। ठीक है, ये वाला जो है ये हमारी विल से नहीं खुलता, बंद होता है। जब ब्लैडर ज़्यादा भरेगा तो ये अपने आप खुल जाएगा। लेकिन जो ये अपना एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ना, ये वॉलेंट्री नेचर का होता है, यानी ये तभी खुलेगा जब हम चाहेंगे। ठीक है, चाहे कितनी भी ज़ोर से लगी हो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं जाना है, अगर तुम बैठ के अपने मस्त एकदम अपने फेवरेट पर्सन के साथ बैठ करके खाना खा रहे हो, ठीक है, पास्ता खा रहे हो, तो तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री नेचर का है, वो तुम्हारी विल पे बंद होगा और खुलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। अगर हमको यहाँ पर यूरिनेशन करना होगा, यानी यूरिन को बाहर निकालना होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, और जो स्फिंक्टर है उनको रिलैक्स होना पड़ेगा। तो यही तो बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है,
नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये नहीं बता रहा है कि ये जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है ये कहाँ से आया। इसको बताना क्या चाहिए था? इसको बताना चाहिए था कि ये जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है ये ब्रेन से आया, सिग्नल भेजा ब्लैडर ने ब्रेन को, ब्रेन ने फिर ये काम किया। इसने सीधा ब्रेन ने जो काम किया वो बता रहा है। इसने ये कहीं पर भी नहीं बताया कि ब्रेन के पास सिग्नल क्या गया, रिफ्लेक्स कैसे गई। ठीक है, तो दोनों सही हैं लेकिन इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स, लीवर एंड स्किन जो है वो एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट करते हैं। ठीक है, हमारे जो लंग्स है, हमारा जो लीवर है और हमारी जो स्किन है, ये सब हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ हर जगह से अपने एक्सक्रीशन हो रहा होता है। क्या ये बिल्कुल सही है? ये बिल्कुल सही है, जी हाँ। एजर्शन देखते हैं, रीज़न, हमारे जो लंग्स हैं ये रिमूव करते हैं बहुत सारा CO2। बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है कि हमारे लंग्स भाई एक्सक्रीशन करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम एक्सलेशन करते हैं तो हमारे बॉडी से बहुत सारा CO2 लंग्स लेके जाते हैं और लंग्स से CO2 जाने के साथ साथ ये पानी भी बहुत सारा लेके जाते हैं। तो ये हमारे क्या हुए? एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये दोनों में ऑप्शन ए होगा कि बी होगा? देखो ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि ये पूरा अपना सही हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अपना बी करेक्ट होगा बेटा। क्यों बी करेक्ट होगा मैम? क्योंकि ये सिर्फ लंग्स की बात कर रहा है। बात तो यहाँ पे लीवर और स्किन की भी होनी चाहिए थी ना भाई। मेरी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और मैं बात सिर्फ एक बच्चे के बारे में कर रही हूँ तो क्या मैं सही हूँ? नहीं, मुझे बात जो करनी चाहिए वो हर बच्चे के बारे में करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक पोटेंशियल बच्चा होता है, हर बच्चा कैपेबल होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पे सही है ये सिर्फ लंग्स के बारे में बताना? तो ये गलत है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी अपना ऑप्शन बी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ADH एंड RAS। ADH का फुल फॉर्म बताओ। चलो इन्नू से फुल फॉर्म है, चलो जल्दी से बताओ। ADH क्या होते हैं? ADH होता है अपना एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है ये बेटा? ये हाइपोथैलेमस से आता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के रास्ते हो करके हमारे किडनी में पहुंच जाता है और किडनी में ये DCT से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ओके, दूसरा क्या है अपना RAS। RAS का फुल फॉर्म, RAS का फुल फॉर्म मुझे तुम लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, RAS का फुल फॉर्म मेरे को चाहिए है। कहाँ पे चाहिए? ये मेरे को चाहिए कमेंट में। ठीक है, कमेंट में मुझे इसका फुल फॉर्म बताओगे। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। लेकिन तुम बताओगे ठीक, क्या मैंने सही बताया, मैंने गलत बताया? ओके, तो ये दोनों कब काम करते हैं? जब हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो ये मतलब क्या करेंगे? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ाएंगे। जब BP कम हो जाता है तो बॉडी में कौन काम कर रहा है? ADH और RAS काम कर रहे हैं। लेकिन ANF कब काम कर रहा है? ANF तब काम करता है जब हमारा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा ANF है इसका फुल फॉर्म बता दो, वरना कहेगा मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है मैम, आपने इन दोनों के बारे में बात की, मेरे बारे में कोई बात नहीं की, फिर आप वही बात कर रहे हो जो अभी की थी। तो यहाँ पर क्या होता है इसका? तो बेटा इसका फुल फॉर्म होता है ATRI, ATRI, नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये अपना ANF का फुल फॉर्म हुआ। ये कहाँ से निकलता है? तो बेटा ये हार्ट से निकलता है, और अगर हार्ट में भी पूछा जाए कहाँ से, तो ये होता है अपना एट्रियल वॉल से रिलीज। जो एट्रिया होती है ना अपनी, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, तो ये एट्रियल वॉल से निकलता है, एट्रिया से निकलता है या फिर हार्ट की वॉल से निकलता है। इसको हम बोलते हैं एट्री नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये बॉडी में क्या करता है? जब BP हाई हो जाता है तो उसको लो करने का काम करता है। तो मतलब ये हुआ कि ADH, RAS और ANF एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हुए। तो अब बताओ क्या यहाँ पे ये आंसर होगा? नहीं होगा। ये आंसर होगा? नहीं होगा। ये आंसर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आंसर होगा। ठीक है, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन किडनी जो है वो यूरिन को नियरली 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। मान लो तुमने 100 लीटर पानी पिया तो तुम दिन भर में कितनी यूरिन निकालोगे? कितनी यूरिन निकालोगे? तुम 100 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा?
कितना आएगा 25, ठीक है। 25 लीटर यूरिन बॉडी से जाएगी बाहर अगर तुम दिन में 100 लीटर पानी पीते हो। तो ह्यूमन किडनी की ये खास बात होती है कि तुम जितना भी पानी पी लो उसमें से वो क्या करेगी, 4 टाइम उसको कॉन्सेंट्रेट कर देगी, उसको तुरंत घटा करके 1/4 कर देगी। ओके, और देखो क्या इसका रीज़न सही है, प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बात है। इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना, मतलब क्या होगा, डिफरेंस इन द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। क्या करेगी, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस क्रिएट करना, किसमें, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम है जिसमें इस तरह से उन्होंने क्या किया है, एक बोमेन कैप्सूल बना रखा है, फिर पीसीटी बना रखा है, उसके बाद में डेसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और उस तरह से ये बना रखा है, ठीक है। यानी यहाँ पर इन्होंने बेसिकली जो दिखाने की कोशिश की है वो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले दिखाने की कोशिश की है। इस तरह से इन्होंने डीसीटी बनाया है, और उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट जो कि अपने नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, ठीक है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट बनाने की कोशिश की है। तो जब यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस दिखाया है बेटा, तो सबसे ऊपर दिखाया है 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर, उसके बाद 600 मिली ऑस्मॉल पर लीटर, फिर 900 मिली ऑस्मॉल पर लीटर, और उसके बाद में 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर, इस तरह से दिखाया हुआ है। तो ये जो दिखाया है डिफरेंस, ये क्या है, ये इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट ही तो है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन यूरिन का हो पाता है वो इसी डिफरेंस की वजह से ही पॉसिबल है। तो अपना पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट है ना, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आ गए हम इवोल्यूशन पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उस टाइम पर हमको ज़्यादा वाइट कलर के मॉथ दिखते थे। देखो ये बोर्ड अपना ब्लैक है, अगर मैंने इस पे मान लो ब्लैक से लिखा, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब मैंने इस पे क्या किया, वाइट से लिखा, सब कुछ दिख रहा है। तो अगर हमारी ट्री की बार्क काली हो गई तो सफ़ेद ही तो दिखेगा ना। अगर मान लो मैं अपने बोर्ड को वाइट कर दूं तो क्या इस पे वाइट कलर विजिबल होगा, नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वाइट मॉथ ज़्यादा देखने को मिलते थे क्योंकि जो पेड़ थे उन पे धुआं इकट्ठा नहीं हुआ था। तो जो अपनी पेड़ थे वो कैसे थे, सफ़ेद नहीं थे, वो वाइटिश थे, मतलब भूरे भूरे थे, अच्छे पेड़ थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में क्या हुआ, सारे पेड़ काले हो गए। अब जब काले हो गए तो उन पे वाइट वाइट मॉथ दिखने लगे होंगे, ठीक, क्योंकि ब्लैक मॉथ तो छिप गए ना, वाइट मॉथ दिखने लगे और प्रेडेटर्स ने इसको खा लिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वाइट विंग्ड मॉथ ज़्यादा थे दैन डार्क विंड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, सच बोल रहे हो, ठीक। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद प्रपोर्शन सेम रहा, बस यही गलती कर दी। अगर इन्होंने लिखा होता कि जो प्रपोर्शन है ब्लैक मॉथ का ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू वाइट मॉथ, तब हम इसको कहते सही है। लेकिन सेम प्रपोर्शन तो कभी था ही नहीं ना, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वाइट ज़्यादा थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में ब्लैक ज़्यादा हो गए, प्रपोर्शन सेम कभी नहीं था, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड जो ट्री ट्रंक थे वो डार्क हो गए ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक, अभी अभी मैंने बताया, बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ट्री थे वो काले हो गए क्योंकि स्मोक रिलीज हुआ। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड प्रेडेटर्स वर एबल टू स्पॉट वाइट मॉथ, नहीं, क्यों, क्योंकि वो क्या करते थे, ब्लैक मॉथ को देख पाते थे। क्यों देख पाते थे, क्योंकि जो ट्री की ट्रंक थी वो लाइट कलर की थी, लाइट कलर में वाइट नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी अगर ये बोर्ड वाइट होता और मैं सेम कलर यूज कर रही होती, क्या तुमको दिखता, नहीं दिखता, ब्लैक में ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। अब देखो जैसे ये बोर्ड ब्लैक है, मैं इस पर यूज़ करूँ ये वाला कलर, ये तुमको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अपना जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, ठीक है। देखो वही यूज़ कर दिया मैंने, मैम आप चाहती हैं हमें ना दिखे, देखो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, इसमें सी ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द फर्स्ट सेल। हमको भी पता है कि अपना पहला जेनेटिक मटेरियल जो पैदा हुआ था वो कौन था, आरएनए था, लेकिन बाद में डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल बन गया। क्यों मैम, ऐसी क्या समस्या थी आरएनए के साथ? तो बेटा समस्या आरएनए के साथ ये थी कि जो आरएनए था ना वो बहुत अनस्टेबल था, उसमें 2 OH ग्रुप थे। वो जो 2 OH ग्रुप थे ना वो इतने लेबाइल थे कि जैसे ही यूवी रेडिएशन पड़ती थी तुरंत क्या होता था, वो टूट जाते थे। यानी कि हर डीएनए, हर जेनेटिक मटेरियल इतनी जल्दी म्यूटेट होता था कि स्पीशीज रातों रात बदल जाती थी। मान लो जैसे आज तुम गए घर से मम्मी को बाय बोल के, मम्मी जा रहा हूँ टेस्ट देने, ठीक है, नीट का पेपर है आज, जा रहा हूँ टेस्ट देने। पता चला घर से बाहर गए, सनस्क्रीन लगाए नहीं थे, हैं, तुम पे धूप पड़ी और तुम जो है गए तो थे इंसान लेकिन वापस आए चिंपैंजी बन के। पता है ना कि चिंपैंजी और ह्यूमंस कितने क्लोज रिलेटिव हैं। थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ और तुम वापस से चिंपैंजी बन गए, है ना। तो ऐसा ना हो इसीलिए गॉड जी ने क्या किया, डीएनए बना दिया। अब तुम चाहे कितना भी कम सनस्क्रीन लगाओ, लड़के लोग, बॉयज, है ना, कितना भी कम सनस्क्रीन लगाओ, तुम्हें फिक्र करने की बात नहीं है, तुम इंसान से चिंपैंजी नहीं बनोगे, ठीक है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। मॉडिफिकेशन हुए आरएनए में तब डीएनए बना, और जो अपना आरएनए था वो पहला जेनेटिक मटेरियल था। ये बातें बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है। और अपना यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपना असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर बेटा बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि यहाँ पे हमने 2 इफेक्ट पढ़ रखे होते हैं इवोल्यूशन में। एक पढ़ रखा होता है बॉटल नेक और दूसरा पढ़ रखा होता है फाउंडर, है ना। तो बॉटल नेक में क्या होता है, फाउंडर क्या होता है, सबसे पहले हम फाउंडर ही देख लेते हैं, सामने लिखा हुआ है। देखो जैसे कि मान लो एक बॉटल है, इस बॉटल में तुमने खूब सारा अपना पेप्सी और कोला भर रखा है। अभी तुमने क्या किया, इसको ना थोड़ा सा ग्लास में डाल लिया, पीने के लिए डाला है, ग्लास ही टेढ़ी बन गई। अब इसके अंदर क्या है, तुमने बहुत सारा अपना पेप्सी कोला भर के रखा हुआ है। अब तुमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा इस ग्लास में डालने की कोशिश की, लेकिन तुम भी मेरी तरह हो, है ना, कोई काम करने चलते हो, कुछ अच्छा बाद में होता है, पहले कुछ बुरा हो जाता है। क्या हुआ, ये बॉटल में डालने जा रहे थे, हाथ से फिसल गया और अब ये क्या हो, ये पूरा जो है जमीन पे फैल गया। लेकिन जमीन में फैल रहा था लेकिन ग्लास तो बगल में रखी थी ना, तो कुछ पोर्शन इस कोका कोला का यहाँ पर आ जाएगा, है ना। हो तो मेरे ही बच्चे, जैसी मैम वैसे बच्चे। कैसे मैम, आपका भी हाथ, मतलब कुछ अच्छा करने चलो, अच्छा बाद में होगा, बुरा पहले हो जाएगा, ठीक। तुम यहाँ से इसमें ग्लास में इस पेप्सी को डाल रहे थे, उठे एकदम हाथ वाथ धोया बढ़िया से, डालने चले और जैसे ही डालने चले बॉटल उठाई, हाथ से गिर गई। अब थोड़ा सा जो छलक के इसमें गया, तुम तो उसी को पी पाओगे ना। और मान लो तुम जिस कोला को लाए थे वो एक्चुअली कोला थी ही नहीं, तुम्हारे भाई ने रात को पूरी कोला खत्म करके उसमें पानी डाल दिया था। तो अब तुम क्या समझोगे कि ये जो कोला है ये अच्छी नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए जो भी है बस यही है। अब आगे जा करके इसका ही स्वाद तुम बताओगे, ठीक। तो ये क्या हो गई, फाउंडर हो गई ना भाई, ये सब तो गया, जो बचा वही तो फाउंडर हुआ, ठीक। अब इसको अपनी स्पीशी के टर्म में सोचते हैं। ये कोई जगह थी, यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज हंसी खुशी रह रही थी, लड़ाई हो गई। भाई हंसी खुशी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती ना, बहुत सारी लड़कियां रहती होंगी स्पीशी में, आपस में लड़ाई कर ली, ठीक। अब एक कपल ने सोचा चलो यार यहाँ रहना बेकार है, यहाँ पे बड़ा डिप्रेसिंग सा माहौल है, चलते हैं कहीं बाहर अपना एक नया घर बसाएंगे। ये रास्ते से चल दिया और दूसरी जगह जाके बस गए। और वहाँ पर जब ये बसे तो इन्होंने 100 बच्चे पैदा किए। अब जब इन्होंने 100 बच्चे पैदा किए तो ये दोनों कपल क्या हुए, फाउंडर हुए उस नई पॉपुलेशन के। उस नई पॉपुलेशन को इनके बारे में थोड़ी ना पता है कि ये लोग क्यों आए थे, क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये उसके फाउंडर हो गए। तो फाउंडर इफेक्ट जो है, इससे नई स्पीशी बन जाती है, सही हो गया। दूसरा क्या है, फाउंडर कैरी होल पेरेंटल जीन। क्या जो कपल गए थे उन्होंने अपने घर से सारा सामान बटोर के लेके गए थे? नहीं, सारा सामान बटोर के लेते आए तो सामान जाता या खुद जा पाते। तो कुछ जीन्स को लेके जा सकते हैं, सम पेरेंटल जीन जो उनके अंदर होंगे। भाई कपल अपने बच्चों को वही तो देंगे ना जो उनके पास खुद होगा। जब उनके पास खुद कुछ है ही नहीं तो अपने पेरेंट्स से लेके थोड़ी ना जीन आएंगे। तो सम जीन पूल में से कुछ जीन ये लेकर गए और यहाँ पर अपना गांव बसा दिया, ठीक है। तो फाउंडर जो है वो सम पेरेंटल जीन को अपने साथ ले जाते हैं एक नई आइसोलेटेड जगह पे। तो रीज़न गलत हो गया, रीज़न इज फॉल्स, तो सीधा हम यहाँ पर आ गए। अब दूसरा जो बात आता है बेटा, बॉटल नेक क्या होता है मैम? फाउंडर समझ गए ना कि एक पॉपुलेशन जाती है,
एक पॉपुलेशन जाती है, उसमें से 2-4 उठ करके नई पॉपुलेशन बना लेते हैं, तो 2-4 जो नए उठ के गए उनको हम फाउंडर बोलते हैं। बॉटल नेक में क्या होता है, देखो ये एक बड़ी सी बॉटल है, बड़ी सी बॉटल है मतलब यहाँ पर बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीशीज रह रही होंगी, सब हंसी खुशी रह रही होंगी, ठीक। यहाँ पे लड़ाई नहीं हुई, इन लोगों में बड़ा आपसी प्रेम था, बड़ा आपसी सौहार्द था, दो सब आपस में गले मिलते थे, अरे बहुत अच्छे से हैप्पी होली हैप्पी दिवाली करते थे। लेकिन कहते हैं ना दूसरों को खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं, अर्थक्वेक आ गया, ठीक। अब ये जो अर्थक्वेक आ गया तो इसमें क्या हुआ है, जो स्पीशीज थी इसमें से बहुत सारी मर गई, लेकिन कुछ स्पीशीज तो यहाँ पे बच गई ना। अब ये जो बची हैं आगे जा करके ये क्या करेंगी, ये अपना एक दूसरा पॉपुलेशन तैयार कर लेंगी। तो मैम इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए। रेप्टाइल्स, डायनासोर थे अपने, हंसते खेलते डायनासोर भी थे उस टाइम पे, अपनी छिपकली भी थी, अपना सांप भी था, सब कुछ था ना रेप्टाइल में। लेकिन अर्थक्वेक आया या जो कुछ भी हुआ, डायनासोर मर गए, अपनी रेप्टाइल बच गए। रेप्टाइल में क्या क्या बच गया, अपनी छिपकलियां बच गई, है ना, अपने सांप बच गए, यानी कुल मिला के छोटे छोटे रेप्टाइल बच गए। अब वो छोटे छोटे रेप्टाइल एक नई पॉपुलेशन बना के रखे हुए हैं। क्या ये रेप्टाइल्स पिछले डायनासोर से कोई भी मैच खाते हैं? नहीं खाते। मतलब जो सेट बचा, अब यहाँ पे पॉपुलेशन कम क्यों हुई थी? क्योंकि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई थी, हो सकता है जंगल में आग लग गई हो सकता है बाढ़ आ गई हो जिसमें सारे मर गए हों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये होता है बेटा बॉटल नेक, ये होता है फाउंडर। यहाँ पे माइग्रेशन नहीं होता है, यहाँ पे माइग्रेशन होता है, ओके। तो यहाँ पे अपना क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड क्यूकरबिटार होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन्स बेटा वो होते हैं जिनमें एंसेस्ट्री सेम होती है, यानी कि दोनों एक ही माँ बाप से आए हैं, सेम एंसेस्टर हो, सेम ओरिजिन या सेम एंसेस्टर, यानी दोनों के माँ बाप एक ही हैं। जैसे एक पिताजी इंडिया के, एक बेटा गया फ्रांस में बस गया, दूसरा बेटा गया, वो कहाँ बस गया, वो बस गया जाकर के अफ्रीका में, ठीक। अब आगे के 150 साल बाद क्या इस वाले बच्चे के जो मतलब इस वाला जो बच्चा गया था फ्रांस, उसके बच्चों के बच्चे और अगर अफ्रीका में जो पला बढ़ा है उसके बच्चे आपस में सेम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। जो अफ्रीका वाले होंगे वो अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके का हैबिटेट है, लेकिन जो फ्रांस चला गया उसका अलग तरीके का हैबिटेट है। तो अभी तो ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं कुछ जनरेशन में, लेकिन मान लो आगे की 8 जनरेशन के बाद क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी पहचानते होंगे? नहीं पहचानते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग थे, दोनों का पिता तो एक ही था ना। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि जो थॉर्न्स हैं, जो कांटे होते हैं, और जो टेंड्रिल्स होते हैं, मतलब जिनसे क्या है बोगनवेलिया चढ़ती है दीवार पे, ये दोनों का माँ बाप एक ही है, लेकिन इन दोनों ने फंक्शन की वजह से खुद को बदल लिया। तो ये होते हैं अपने क्या, होमोलोगस ऑर्गन। अब आगे जाके जो बच्चा फ्रांस गया है और जो बच्चा नाइजीरिया गया है, वो दोनों ने एक दूसरे से अलग इवोल्यूशन शो किया। नाइजीरिया वाला अलग तरीके से दिखेगा, फ्रांस वाला अलग तरीके से दिखेगा। तो हम कहते हैं कि जो होमोलोगस ऑर्गन है ये दिखाते हैं बेटा कैसा इवोल्यूशन, ये दिखाते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके ग्रोथ रुक गया है, इनका ग्रोथ होता है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में होता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक पिताजी थे, किसान थे, ठीक। उनका 2 बच्चा था, एक बच्चा था वो बहुत पढ़ता था और एक बच्चा था जो मेहनत बहुत अच्छी करता था। जो पढ़ता ज़्यादा अच्छा था कल वो IAS ऑफिसर बन जाएगा, और जो मेहनत अच्छी करता था वो खेतों में किसान बन जाएगा। अब आगे जा करके मतलब एक ही पिता से 2 बच्चे गए अलग अलग, तो ये क्या हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। अब आगे जा करके 100 साल बाद क्या उनकी प्रोजनी और इनकी प्रोजनी एक दूसरे को पहचानेंगे? नहीं, उनकी लाइफ अलग, इनकी लाइफ अलग। तो मतलब क्या हुआ, दोनों इवोल्यूशन हुए लेकिन अलग अलग हो गए। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हमको होमोलोगस ऑर्गन में देखने को मिलता है। होमोलोगस का मतलब होता है जिनका ऑरिजिन सेम होता है। दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, बिल्कुल गलत है। फंक्शन ही तो अलग था, अगर फंक्शन सेम होता तो दोनों एक दूसरे जैसे नहीं दिख रहे होते। दोनों बच्चे थे, दोनों पढ़ लिख के IAS बन गए, तो दोनों एक जैसे दिख रहे होते। तो यहाँ पर क्या होता, सेम फंक्शन होता, और तो वो कभी भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में जाते ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन होता है, इसीलिए अलग अलग दिखने लग जाते हैं। जैसे कि थॉर्न्स का काम होता है पेड़ को बचाना, किससे, घास खाने वालों से। रोज में पेड़ होता है इसलिए गाय उसको नहीं खाती, है ना। और टेंड्रिल का क्या काम होता है, दीवार पे चढ़ना। दोनों के माँ बाप एक है, दोनों ने काम अलग अलग किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, रीजन फॉल्स हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉजी इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्ट्री एंड इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन।
बेटा एनालॉजी नहीं, होमोलॉजी। होमोलॉजी जो है वो हमेशा दिखाती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलॉजी। होमोलॉजी दिखाती है कॉमन एंसेस्ट्री। अभी अभी बताया, एक ही बाप से दो बच्चे अलग अलग जगह चले गए, तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। ये अपना गलत हो गया, तो जब पहले असर्शन ही गलत हो गया तो हम आगे क्या पढ़ें, सीधा डी ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाएंगे। चलो, डार्विन फिंचेस जो है वो क्लासिकल एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, बिल्कुल सही बात है। क्या था, हमारी एक बर्ड थी फिंच। फिंच का मतलब क्या होता है, जो अपनी गौरैया होती है। गौरैया का इंग्लिश में नाम फ्रिंच होता है। अब ये जो फिंच थी ये रहती थी कहाँ पे, ये अफ्रीका में रहती थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर लोग आने लगे, बहुत सारे लोग रहने लगे, तो जगह की कमी होने लगी, तो ये चली गई है बगल वाले आइलैंड में, ठीक। बगल वाला आइलैंड कौन सा था अपना डार्विन का, ये था बेटा गैलापागोस आइलैंड। ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ आइलैंड था, गैलापागोस आइलैंड में चली गई, वहां पे रहने लग गई। ओरिजिनली ये बर्ड क्या खाती थी, बीज खाती थी, सीड ईटिंग बर्ड्स थी। लेकिन अब मान लो कि ये आइलैंड पे गई, वहां पर तो सीड लिमिटेड अमाउंट में होंगे ना, तो खुद को सरवाइव करना है, तो कुछ ने क्या किया, लकड़ी खाना शुरू कर दिया, कुछ ने कीड़े खाना शुरू कर दिया, कुछ ने मछलियाँ खाना शुरू कर दिया, कुछ ने क्या किया, कुछ और खाना शुरू कर दिया। तो जिस बर्ड ने जो जो खाना शुरू किया, उसकी जो बीक थी उसका साइज भी उसी हिसाब से अलग अलग होने लगा, ठीक है। जो सीड ईटिंग बर्ड थी उसका बीक ऐसे मुड़ा हुआ होगा क्योंकि उसको ज़मीन से उठाना होता है, ठीक। जो क्या करती थी, कीड़े खाती थी, उसका बीक ऐसा हो गया होगा, उसको कीड़ा उठाना होता है। तो सबकी बीक जो है अलग अलग हो गई डिपेंडिंग कि वो क्या खाते थे। तो ये टाइप का क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने उनको सेलेक्ट किया क्योंकि उन्होंने नेचर के लिए अडाप्ट किया, ठीक। तो ये अपना सही हो गया। डार्विन ने एक्सप्लेन किया था डिफरेंस इन साइज एंड शेप ऑफ द बीक, यही तो बोला था ना उन्होंने, वॉज अ रिजल्ट ऑफ अडाप्टेशन ऑफ स्पीशीज टू डिफरेंट फूड। उन्होंने इसी बेसिस पे बताया कि ये नेचुरल सिलेक्शन है क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपनी बीक का शेप बदल लिया डिपेंडिंग कि ये क्या खाती थी। तो अपना ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी स्टेटेड दैट लाइफ कम्स आउट ऑफ डिकेइंग मैटर, ठीक है। स्पॉन्टेनियस थ्योरी कौन सी थी, ये वो थ्योरी थी जिसमें साइंटिस्ट ने कुछ भी बोल दिया था। इन्होंने सीधा बोला कि जो लाइफ है, जो आज जिंदा प्राणी तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक है, वो कहाँ से बना होगा, कोई भूसे से बन गया होगा। एक साइंटिस्ट तो इस हद तक पहुंच गए, हद तो तब हो गई, हया भी हो गई, जब उन्होंने कहा कि थोड़े से भूसे में पानी मिला करके अंधेरे कमरे में रखने से 7 दिन बाद वो जो भूसा है वो चूहा बन जाता है। मतलब लाइफ जो है वो किसी नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुई। मतलब जो कुर्सी तुम्हारे घर में रखी है, कल हो सकता है वो कोई घोड़ा बना ले, ठीक। तो ये तो बहुत ही बेतुकी और बेहया वाली बातें हो गई, बेशर्मों वाली। तो यही थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। इसको डिसमिस किसने किया था, इसके बारे में, इसकी बकवास को ख़त्म किसने किया था, लुईस पास्चर या लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने कैसे ख़त्म किया था, इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया, है ना। उसका जो नेक था उसको स्वान की तरह बना दिया और उसके बाद इसमें फर्मेंट किया। इन्होंने देखा यहाँ पर कोई नहीं पैदा हुआ, तो मतलब पैदा वहाँ पर जो चूहिया हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि कोई चूहिया आपस में इधर से गुजर रही होगी, उसको लगा ये बढ़िया जगह है, ठीक है, यहाँ पे अंडे दे दो। जब उसने अंडे दिए तो उससे बच्चे हो गए 7 दिन बाद, तो इनको लगा कि जो भूसा है उसने अंडे बना दिए। दूसरा इन्होंने ये भी बोला था कि अगर पसीने से भीगी हुई शर्ट, ठीक है, तुम काम करो, तुम्हारे पसीना है, तुम उस पसीने वाली शर्ट को अंधेरे कमरे में रख दो तो 14 दिन के बाद वो मक्खी बना लेगी, ठीक। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी के पसीने से कोई मक्खी वक्खी नहीं बन रही है, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसमिस किया था लुई पास्चर ने, और बाकी साइंटिस्ट भी थे, ठीक। लुई पास्चर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। दोनों बात बिल्कुल सही है और ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अटाविज्म जो है वो रीअपियरेंस होती है डिसअपियर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर की। बिल्कुल, अटाविज्म क्या होता है, अटाविज्म होता है कि जो तुम्हारे एंसेस्टर्स में कोई कैरेक्टर था और वो तुम में अचानक से आ जाए, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये रीअपियरेंस होती है, और वो भी किस नेचर की होती है, सडन अपीयरेंस होती है, ठीक। 4 जनरेशन से सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से बच्चा पैदा हुआ, उसकी पूंछ आ गई, ठीक, तो वो अटाविज्म हो गया। रीजन,
थर्ड मोलर, बेटा थर्ड मोलर अटाविज्म नहीं होता है। थर्ड मोलर यानी तीसरी दाढ़ अभी भी लोगों में देखने को मिलती है। एक वेस्टिजियल कैरेक्टर होता है, ना कि अटाविस्टिक कैरेक्टर, ठीक है। और हेयर्स ऑन बॉडी, भाई बॉडी पे तो बाल सबके हैं ना, तो ये कोई अटाविस्टिक कैरेक्टर नहीं होते हैं। अगर देखा जाए ये कौन से कैरेक्टर हैं, तो बेटा ये अपने वेस्टिजियल हैं, यानी ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आज के 300 साल बाद तुमको जो बच्चा देखने को मिलेगा उसमें ना तो तुम्हें तीसरा मोलर देखने को मिलेगा और ना ही उसके शरीर पे बाल देखने को मिलेंगे। लेकिन ये क्या है, वेस्टिजियल है, अटाविज्म नहीं है। अगर बच्चे में पूंछ आ जाए तो वो अटाविस्टिक कैरेक्टर होता है, ठीक। तो पहला सही है, रीजन फॉल्स है, तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बेटा इसी के साथ आज हम लोग क्लास को एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच। और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के लिए। कल से हम लोग इवोल्यूशन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे एंड दैट टू लाइव। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहना। थैंक यू।